हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग सीआरई 2025 के लिए इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम एसोसिएटेड विथ हाइपोकैल्सीमिया। निम्न में से कौन सा ऐसा मोस्ट कॉमन हमारा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है जो कि हाइपोकैल्सीमिया के साथ में एसोसिएट होता है। ऑप्शन ए सीजर्स, ऑप्शन बी नमनेस एंड टिंगलिंग, ऑप्शन सी हेडेक, ऑप्शन डी कंफ्यूजन। राइट आंसर रहेगा हमारे पर ऑप्शन पे नमनेस एंड टिंगलिंग। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए सीजर्स की, सीजर्स जो होता है हमें सीवियर हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है जो कि मोस्ट कॉमन के अंदर नहीं आता है। नमनेस एंड टिंगलिंग की बात करते हैं, मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होता है हाइपोकैल्सीमिया का ड्यू टू इंक्रीज्ड न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी की वजह से होता है, जिसमें मोस्ट कॉमनली हमें नमनेस और टिंगलिंग अराउंड द माउथ या फिर फिंगर्स या टोस के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलती है। इसी तरह से अगर हम बात ऑप्शन सी के अंदर हेडेक दिया गया है, हेडेक भी हाइपोकैल्सीमिया में होता है बट इट्स नॉट स्पेसिफिक और कॉमन एज नमनेस और टिंगलिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया गया ऑप्शन डी के अंदर कंफ्यूजन। मेंटल कंफ्यूजन जो होता है वो भी सीजर्स की तरह सीवियर केसेस के अंदर ही देखने को मिलता है, जो कि मोस्ट कॉमन के अंदर हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी नमनेस एंड टिंगलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फिजिकल साइन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ हाइपोकैल्सीमिया। कौन सा ऐसा फिजिकल साइन है जो कि मोस्ट कॉमनली हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन के साथ एसोसिएट होता है। ऑप्शन ए ट्रोशियस साइन, ऑप्शन बी बेबिन्स्की साइन, ऑप्शन सी कर्निंग साइन, ऑप्शन डी रॉम्बर्ग साइन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ट्रोशियस साइन। यह एक क्लिनिकल इंडिकेशन है हमारा हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन का। ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया गया बेबिन्स्की साइन। बेबिन्स्की साइन जो होता है यह एक साइन है अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज का, ना कि हाइपोकैल्सीमिया का। उसके बाद आया है हमारे पास कर्निंग साइन। कर्निंग साइन जो होती है इरिटेशन का साइन है जो कि हमें मेनिंजाइटिस के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलता है। क्योंकि हमें यहाँ पर हाइपोकैल्सीमिया पूछा है तो यह भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। उसी तरह से ऑप्शन डी के अंदर दिया गया रोमबर्ग साइन। रोमबर्ग साइन जो होता है हमें हाइपोकैल्सीमिया में नहीं बल्कि प्रोप्रियोसेप्शन और बैलेंस को असेस करने के लिए हम इस साइन को यूज में लेते हैं। हमारा साइन जो था वो रिलेटेड था हाइपोकैल्सीमिया से, तो वो है हमारा ऑप्शन ए ट्रोशियस साइन। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ हर्पेटिक स्टोमेटाइटिस। निम्न में से कौन सा डिस्टिंग्विश फीचर है हर्पेटिक स्टोमेटाइटिस का। ऑप्शन ई प्रेजेंस ऑफ वाइट पैचेस दैट कैन बी स्क्रैप्ड ऑफ, ऑप्शन सी वेसिकुलर लेशंस दैट रप्चर टू फॉर्म अल्सर, ऑप्शन सी persistent panelless लेशन, ऑप्शन डी यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ओरल म्यूकोसा। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी वेसिकुलर लेशन दैट रप्चर टू फॉर्म अल्सर। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया प्रेजेंस ऑफ वाइट पेजेस दैट कैन बी स्क्रैप्ड ऑफ। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा ओरल कैंडिडियासिस का है, ना कि हर्पेटिक स्टोमेटाइटिस का। ऑप्शन सी के अंदर दिया गया हमें परसिस्टेंट पेनलेस लेशन, यह भी हमारा करेक्ट नहीं है क्योंकि जो हर्पेटिक स्टोमेटाइटिस होता है उसके अंदर लेशंस जो होते हैं वो पेनफुल होते हैं, ना कि पेनलेस। नेक्स्ट ऑप्शन डी के अंदर हमें दिया गया यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ओरल म्यूकोसा। अगर हम हर्पेटिक स्टोमेटाइटिस की बात करते हैं तो इसके अंदर जो होता है यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है बल्कि मल्टीपल साइट्स जो होती है माउथ की वो इन्वॉल्व होती है। सो इस तरह से अगर हम बात करते हैं हर्पेटिक स्टोमेटाइटिस की तो राइट आंसर रहता है ऑप्शन बी वेसिकुलर लेशन दैट रप्चर टू फॉर्म अल्सर। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग कैंडिडा स्टोमेटाइटिस यानी कि ऑरल थ्रश। निम्न में से कौन सा कैंडिडा स्टोमेटाइटिस यानी कि ऑरल थ्रश के लिए रिस्क फैक्टर रहेगा। ऑप्शन ए यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी गुड ऑरल हाइजीन, ऑप्शन सी हाई फ्लूइड इन द यंग एज। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो हमारे नॉर्मल जो ऑरल फ्लोरा होते हैं उसे डिसरप्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कैंडिडा एल्बिकेंस ओवरग्रो हो जाता है और उसकी वजह से स्टोमेटाइटिस जो होता है वो डेवलप होता है। इसीलिए यूज ऑफ एंटीबायोटिक हमारा रिस्क फैक्टर रहेगा डेवलपिंग कैंडिडा स्टोमेटाइटिस के लिए। गुड ऑरल हाइजीन रहेगा तो यह जो है हमारी ऑरल हेल्थ जो है उसे प्रमोट कर रहा है, तो यहाँ पर रिस्क नहीं रहता है उस ऑरल थ्रश डेवलप होने का। उसी की तरह से हम बात करते हैं ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है हाई फ्लूइड इंटेक। हाई फ्लूइड इंटेक जो होता है जनरली प्रमोट करता है ऑरल हेल्थ को, जिसकी वजह से जो हमारा रिस्क ऑफ कैंडिडा इन्फेक्शन है वो डिक्रीज होता है, ना कि इंक्रीज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इन यंग एज की, तो यंग एज के अंदर हमें यह नहीं देखने को मिलता है। इन्फेंट और एल्डरली जो होते हैं वो यहाँ पर रिस्क फैक्टर के अंदर आते हैं कैंडिडा स्टोमेटाइटिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन शुड पोटेशियम क्लोराइड बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू ए सेंट्रल लाइन रेदर देन ए पेरिफेरल लाइन।
निम्न में से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर कि हम पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पेरिफेरल लाइन की बजाय सेंट्रल लाइन से करते हैं? ऑप्शन E, in a patient with mild hypokalemia. Option B, when administering large volume of potassium. Option C, for correction of potassium level in stable patients. Option D, in patients with normal kidney function. राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम। अगर हमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड को एडमिनिस्टर करना है तो हम सेंट्रल लाइन को प्रेफर करते हैं बिकॉज इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ वेन इरिटेशन एंड अलाउ फॉर मोर डाइल्यूटेड इन्फ्यूजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैंकोमाइसिन इज प्राइमरली यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय व्हिच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। वैंकोमाइसिन मेडिसिन जो होती है वो किस टाइप का बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरिया। ऑप्शन सी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ऑप्शन डी, फंगाई। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वैंकोमाइसिन जो होती है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव नहीं होती है बिकॉज इट डज नॉट पेनिट्रेट देयर आउटर मेम्ब्रेन। बात करते हैं माइकोबैक्टीरिया की, तो माइकोबैक्टीरिया जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके लिए भी आर नॉट टिपिकली ससेप्टेबल टू वैंकोमाइसिन। नेक्स्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उसके अंदर हम वैंकोमाइसिन मेडिसिन को यूज करते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि MRSA यानी कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड एंट्रोकोकाई का जो इन्फेक्शन होता है उसे ट्रीट करने के लिए वैंकोमाइसिन मेडिसिन यूज में ली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आया हमारा फंगाई। वैंकोमाइसिन इज नॉट यूज्ड फॉर फंगल इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। निम्न में से कौन सा कॉटी यानी कि कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है उसका साइन नहीं है? ऑप्शन ए, फीवर। ऑप्शन बी, इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। ऑप्शन सी, क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग यूरिन। ऑप्शन डी, पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन। अगर हम बात करते हैं कॉटी के इन्फेक्शन है यानी उस साइन की, तो इन्फेक्शन के अंदर हमें देखने को मिलता है फीवर इसका साइन होता है, क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग यूरिन भी इसका साइन है, पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन यह भी उसके साइन के अंदर आता है। लेकिन जो हमारा इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट है वो इसका साइन नहीं है। अगर यहाँ पर डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट दिया होता तो वो यहाँ पर इसका साइन होता। सो इस तरह से ऑप्शन बी यानी कि इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट जो है वो हमारे पास यहाँ पर कॉटी का साइन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स कैन इंटरफेयर विद वार्फरिन थेरेपी ड्यू टू इट्स हाई विटामिन के कंटेंट। निम्न में से कौन सा ऐसा फूड है जो कि इंटरफेयर करता है वार्फरिन थेरेपी के लिए क्योंकि उसके अंदर जो विटामिन के है उसका कंटेंट हाई होता है? ऑप्शन ए, ब्रोकली। ऑप्शन बी, एप्पल्स। ऑप्शन सी, राइस और ऑप्शन डी, बनानास। अगर हम हाई विटामिन के कंटेंट की बात करते हैं तो यह एप्पल, राइस और बनानास जो होते हैं उसके अंदर नहीं देखने को मिलता है। हमें हाई विटामिन के कंटेंट जो देखने को मिलेगा वो होगा ब्रोकली के अंदर। ब्रोकली एंड अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर हाई इन विटामिन के, जिसकी वजह से क्या होता है ये वार्फरिन की इफेक्टिवनेस के साथ इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन अस्थमा ट्रीटमेंट। अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होती है उसे यूज में लेते हैं। उसका जो पोटेंशियल इफेक्ट है निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, ऑरल कैंडिडियासिस। ऑप्शन बी, डिस्फोनिया। ऑप्शन सी, ग्रोथ सप्रेशन इन चिल्ड्रन। ऑप्शन डी, हाइपरटेंशन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो होता है वो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड का साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड की, जैसे कि ऑरल या इंजेक्टेबल दे रहे हैं, तो वहां पर हायर रिस्क रहता है हाइपरटेंशन का। लेकिन इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया गया है यहाँ पे, तो जो इसकी वजह से हमें ज्यादातर लोकल इफेक्ट देखने को मिलता है, ना कि हाइपरटेंशन जैसा कंडीशन। अगर हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है ऑरल कैंडिडियासिस। यह जो होता है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एक कॉमन साइड इफेक्ट है ड्यू टू लोकल इम्यूनोसप्रेशन इन द माउथ। उसके बाद आता है डिस्फोनिया। डिस्फोनिया जो होता है वह भी इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड का साइड इफेक्ट है। इसकी वजह से वॉइस चेंजेस होते हैं, स्पेशली इफ द इनहेलर टेक्निक इज इनकरेक्ट। उसके बाद बात करते हैं ग्रोथ सप्रेशन इन चिल्ड्रन। यह भी हमें देखने को मिलता है। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड का अगर चिल्ड्रंस के अंदर लॉन्ग टर्म यूज रहता है तो इसकी वजह से ग्रोथ सप्रेशन माइल्ड लेवल पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट अस्थमा एक्सर्बेशन। एक्यूट अस्थमा एक्सर्बेशन के अंदर हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ऑप्शन बी, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। ऑप्शन सी, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। ऑप्शन डी, ल्यूकोट्रिन मॉडिफायर्स।
अगर हम बात करते हैं एक्यूट अस्थमा एक्सरबेशन का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, तो उसके अंदर ऑरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो नहीं आता है। ऑरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है वो सीवियर या फिर प्रोलॉन्ग्ड अस्थमा एक्सरबेशन जो होता है उसके अंदर यूज में लेते हैं। उसके बाद आया है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, जैसे कि शॉर्ट में साबा लिखा हुआ है। साबा यानी कि एल्बुट्रोल जैसे जो भी इसके एग्जाम्पल होते हैं वह रैपिड रिलीफ प्रोवाइड करते हैं अस्थमा के सिम्टम्स के लिए। अब यह किस तरह से रिलीफ प्रोवाइड करते हैं? बाय रिलैक्सिंग द मसल्स अराउंड द एयरवेज एंड आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ड्यूरिंग एक्यूट अस्थमा अटैक। उसके बाद आता है हमारा लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। यह जो होता है वो मेंटेनेंस अस्थमा के अंदर यूज में लेते हैं। इससे जो होता है हम इफेक्टिवली इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं एक्यूट अटैक के अंदर। उसी तरह से ऑप्शन डी के अंदर दिया गया ल्यूकोट्रिन मॉडिफायर्स, यह मेडिसिन जो होती है वो भी लॉन्ग टर्म अस्थमा कंट्रोल के लिए यूज में ली जाती है या एक्यूट एक्सरबेशन के लिए इफेक्टिव नहीं है। सो इस तरह से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट।